13 मार्च 2022 रात का घना अंधेरा और कड़ाके की ठंड। एक आदमी धीरे धीरे यालू नदी के बर्फीले काले पानी में उतर रहा है। पानी का तापमान इतना कम है कि किसी भी आम इंसान का खून जम जाए और 15 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाए। लेकिन इस आदमी को ठंड से जमने या मरने का कोई खौफ नहीं है, उसका डर कुछ और ही है। हैरानी की बात यह है कि वो नॉर्थ कोरिया से दूर नहीं भाग रहा है, बल्कि वो नॉर्थ कोरिया के अंदर जा रहा है। ठीक 3 साल पहले यही आदमी मौत को चकमा देकर इसी तेज बहाव वाली नदी को पार करके चीन और थाईलैंड के खौफनाक जंगलों से 5 महीने का सफर तय करके साउथ कोरिया पहुंचा था। वो आजाद था, उसने एक नई जिंदगी शुरू कर ली थी, लेकिन आज वो वापस उसी नरक में जा रहा है। अगर वहाँ के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया तो वो सिर्फ उसे गोली नहीं मारेंगे। नॉर्थ कोरिया के खतरनाक और बेरहम कानून के हिसाब से उसकी 3 पीढ़ियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। 1998 से लेकर आज तक 33,000 से ज्यादा लोग अपनी जान हथेली पर रखकर नॉर्थ कोरिया से भाग चुके हैं, लेकिन आज तक इतिहास में किसी एक इंसान ने भी वापस उस मौत के कुएं में जाने की हिम्मत नहीं की। आखिर ऐसा क्या था जिसने एक आजाद इंसान को वापस इस मौत के मुंह में ढकेल दिया? और क्या होगा जब नॉर्थ कोरिया की बेरहम सेना को इस घुसपैठ का पता चला? मई 2016 किम कांग-वू सिर्फ 20 साल का था जब उसने पहली बार यालू नदी में कदम रखा था। उस वक्त वो दूसरी दिशा में जा रहा था, अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसके पीछे एक ऐसा देश था जहां बीच सड़क पर लोगों को गोलियों से भून दिया जाता था, जहां उसके अपने पिता की इसी नदी को पार करते हुए मौत हो गई थी। वो नॉर्थ कोरिया से भाग रहा था। आगे का रास्ता भी कोई आसान नहीं था। 5 महीने तक चीन, लाओस और थाईलैंड के जंगलों में पैदल चलना, इंसानों की तस्करी करने वाले दलालों और बॉर्डर पुलिस से छुपना, ट्रकों के नीचे और गंदे नालों में सोना, सड़ा हुआ खाना और बारिश का पानी पीकर जिंदा रहना। किम ने ये सब बर्दाश्त किया, सिर्फ एक वादे के सहारे। भागने से पहले उसने अपनी माँ की आंखों में देखकर कहा था, माँ, सिर्फ 3 साल मेरा इंतजार करना। 3 साल बाद मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराने वापस आऊंगा। साउथ कोरिया पहुंचकर किम ने एक आम जिंदगी नहीं जी। उसने अपने वादे को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जवानी झोंक दी। 2019 तक किम ने सियोल शहर का हर वो छोटा बड़ा काम किया जो उसे मिल सकता था। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वो कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी ईंटें उठाता। फिर शाम 5 बजे से लेकर आधी रात तक वो गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता। वो किसी कार के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ की जिंदगी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था। उसने ये पैसे साउथ कोरिया के एक मशहूर दलाल को दिए जिसका रिकॉर्ड 100% सक्सेसफुल था। पूरा पैसा देने के बाद किम अपने फोन के पास बैठ गया। उसे बस उस कॉल का इंतजार था जिसमें उसे बताया जाएगा कि उसकी माँ ने बॉर्डर पार कर लिया है। नवंबर 2019 में वो कॉल आया, लेकिन फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो जीत की नहीं बल्कि खौफ की थी। वो उसकी माँ की रोती और कांपती हुई आवाज थी। बॉर्डर पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। पुलिस के पैरों की आहट सुनकर दलाल घबरा गया और मिशन बीच में ही रोक दिया गया। वो दलाल $22,000 लेकर हमेशा के लिए गायब हो गया। 36 महीने की दिन रात की मेहनत, टूटे हुए हाथ, रातों की नींद, सब कुछ एक झटके में हवा हो गया। कोई और इंसान होता तो टूट जाता। उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जो भी करना था उसे खुद करना था। किम अब बदल रहा था। दिन के उजाले में वो शहर की एक दुकान में एक शांत और मुस्कुराता हुआ आम कर्मचारी था, लेकिन रात होते ही वो किसी खूंखार कमांडो में बदल जाता। उसने इंटरनेट से नॉर्थ कोरियन बॉर्डर की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट फोटोज डाउनलोड की, उन्हें प्रिंट करके अपने कमरे की पूरी दीवार पर चिपका दिया। उसने लाल पेन से हर एक गार्ड टावर को मार्क किया, नीले धागों से सैनिकों के चलने का रास्ता बनाया और पीले रंग से उन जगहों को हाईलाइट किया जहां बारूदी सुरंगें यानी लैंड माइंस बिछी हुई थीं। रात के 12 बजे के बाद 15 किलो रेत से भरा बैग अपनी पीठ पर बांधकर दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो अपने कमरे के फर्श पर बिना हिले, बिना पलक झपकाए, बिना खांसे 6-6 घंटे तक लेटे रहने की प्रैक्टिस करता, ताकि अगर बॉर्डर पर उसे किसी झाड़ी में छुपना पड़े तो उसकी एक सांस की आवाज भी गार्ड को सुनाई न दे। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद किम ने सर्वाइवल गियर, काले रंग के गर्म कपड़े और एक 8 इंच लंबा खूंखार हंटिंग चाकू खरीदा। 2020 की शुरुआत में किम ने चीन का 1 वे टिकट लिया। ना किसी को अलविदा कहा, ना कोई चिट्ठी छोड़ी। चीन पहुंचकर वो एक अनजान शहर से होता हुआ यालू नदी के किनारे पहुंचा। उसने 48 घंटे तक झाड़ियों में छुपकर दूरबीन से नॉर्थ कोरियन गार्ड्स की हर एक हरकत को अपनी छोटी सी डायरी में नोट किया। तीसरी रात उसने अपने आम कपड़े उतारे, काले कपड़े पहने और अपनी जेब से एक रेजर निकालकर अपने सिर के सारे बाल छील दिए। कटे हुए बाल नदी के पानी में बह गए और उनके साथ ही वो डरा हुआ फैक्ट्री वर्कर भी बह गया। अब जो किनारे पर खड़ा था वो एक ऐसा बेटा था जिसका सिर्फ एक ही मिशन था, अपनी माँ की आजादी। किम ने यालू नदी के बर्फीले पानी में कदम रखा, लेकिन जिस देश में वो जा रहा था वो 3 साल पहले वाले देश से बहुत अलग हो चुका था। बॉर्डर की सिक्योरिटी 2 गुनी हो चुकी थी और किम जोंग उन की सरकार का नया ऑर्डर था, पकड़कर जेल में मत डालो, देखते ही गोली मार दो।
नदी 70 मीटर चौड़ी थी, लेकिन बहाव इतना तेज था कि उसे सीधा तैरने नहीं दे रहा था। पानी की जानलेवा ठंड ने उसके शरीर को सुन्न करना शुरू कर दिया। बीच नदी तक पहुँचते पहुँचते उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। वो सिर्फ अपने दिमाग की जिद के दम पर हाथ पैर चला रहा था। अचानक उसके बूट कंकड़ से टकराए। नॉर्थ कोरिया की जमीन, वही जमीन जहां उसके पिता की मौत हुई थी। सामने 200 मीटर की दूरी पर एक गार्ड टावर था, जिसकी सर्च लाइट लगातार घूम रही थी। किम झाड़ियों के बीच पीठ के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ा। वो एक सूखी खाई की तरफ बढ़ रहा था, जहां से वो बिना किसी की नजरों में आए गांव तक पहुंच सकता था। वो खाई से सिर्फ 50 मीटर दूर था। तभी क्रैक! किम के भारी बूट के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। उस मौत जैसे सन्नाटे में वो आवाज किसी राइफल की गोली की तरह गूंजी। किम वहीं पत्थर की तरह जम गया। उसके बाईं तरफ से कोरियन भाषा में एक भारी आवाज आई, कौन है वहाँ? अंधेरे को चीरती हुई टॉर्च की एक तेज रोशनी पेड़ों के बीच घूमने लगी। कोई उस आवाज की तलाश कर रहा था। किम ने खुद को एक पेड़ के तने से चिपका लिया और उसका हाथ अपने 8 इंच के चाकू पर कस गया। भारी जूतों के पत्तों पर चलने की आवाज पास आ रही थी। गार्ड को वो टूटी हुई टहनी मिल गई थी। उसने तुरंत अपनी राइफल ऊपर उठाई। अब सोचने का कोई वक्त नहीं था। किम अपनी जगह से एक चीते की तरह बाहर निकला। उसके बाएं हाथ ने गार्ड की राइफल पर जोरदार प्रहार किया और सीधे हाथ से गार्ड की गर्दन पर एक भयानक वार किया। गार्ड का संतुलन बिगड़ा, लेकिन गिरते गिरते उसकी उंगली ट्रिगर पर दब गई। गोली आसमान की तरफ चली गई। ये कोई आम गोली नहीं थी, ये एक सिग्नल था जिसने 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर नॉर्थ कोरियन सैनिक को बता दिया कि बॉर्डर टूट चुका है। गार्ड ने संभल कर अपनी राइफल को एक डंडे की तरह किम के सर पर मारा। किम नीचे गिरा, कीचड़ में फिसला। गार्ड उसकी तरफ झपटा, लेकिन तभी किम के हाथ में पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा आ गया। उसने वो पत्थर पूरी ताकत से गार्ड के सर पर दे मारा। वो आवाज किम को सालों तक बुरे सपनों में डराने वाली थी। गार्ड बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। किम ने उसकी नब्ज चेक की, वो जिंदा था। उसने राइफल को खाई में लात मारकर गिराया और पीछे से बजती हुई सीटियों और कुत्तों के भौंकने की आवाजों के बीच घने जंगल में गायब हो गया। अगले 8 दिन तक किम किसी परछाई की तरह नॉर्थ कोरिया के जंगलों में भटकता रहा। वो सिर्फ रात के 2 बजे से 5 बजे के बीच सफर करता, जब गार्ड्स को सबसे ज्यादा नींद आती है। उसने सूखी घास के ढेरों में, टूटे हुए गोदामों में और एक बार एक ऐसे खंडर में रात गुजारी जहां अंधेरे में चूहे उसके पैरों पर चढ़ रहे थे। उसने कचरे के ढेर से सड़ी हुई सब्जियां खाकर और बारिश का पानी पीकर अपनी जान बचाई। 9वें दिन की रात किम आखिरकार अपने गांव पहुंच गया। वो लकड़ियों के एक ढेर के पीछे छुपकर अपनी माँ के घर को देख रहा था। घर पहले से बहुत पुराना और टूटा हुआ लग रहा था। खिड़की पर एक मोमबत्ती जल रही थी, मतलब उसकी माँ जिंदा थी। वो रेंग कर दरवाजे तक गया और 3 बार दरवाजा खटखटाया। वो सीक्रेट कोड जो उन्होंने 3 साल पहले तय किया था। दरवाजा थोड़ा सा खुला। माँ ने बाहर झांका। सामने कीचड़ से सना हुआ, सिर मुंडवाया हुआ। माँ डरकर दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी एक धीमी सी आवाज आई, माँ मैं हूँ। पूरे 3 सेकंड तक वो कोई हरकत नहीं कर पाई। फिर उसने अचानक किम का कॉलर पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि वो दरवाजे का लॉक भी नहीं लगा पा रही थी। दोनों उस अंधेरे कमरे में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। माँ पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थी, लेकिन वो जिंदा थी। उस एक पल के लिए दुनिया की कोई और चीज मायने नहीं रखती थी। माँ ने किम को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, वो तुम्हें मार डालेंगे, हम दोनों को मार डालेंगे, तुम वापस क्यों आए? किम ने अपनी माँ के कंधे पकड़े और उसे अपना पूरा प्लान समझाया। उसने चीन में नए कॉन्टैक्ट्स बना लिए थे। पहाड़ों के बीच से एक नया रास्ता खोजा था। 3 दिन बाद गार्ड्स की शिफ्ट बदलने वाली थी और ब्रोकर बॉर्डर के उस पार उनका इंतजार करेंगे। माँ को बस 3 दिन तक छुप कर रहना था। अगले 21 रातों तक किम अपने ही बचपन के घर में एक भूत की तरह छुपा रहा। जब भी कोई पड़ोसी आता, किम लकड़ी की दीवार के पीछे बनी एक खुफिया जगह में घुस जाता। वो जगह सिर्फ 18 इंच चौड़ी और 4 फुट लंबी थी। वहाँ सीधे लेटना भी मुमकिन नहीं था। उसे अपने घुटने मोड़कर घंटों तक बिना हिले वहाँ लेटे रहना। रात को वो 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाता, जहां चीन के मोबाइल नेटवर्क का थोड़ा बहुत सिग्नल आता था। वहां से वो ब्रोकर्स से कोड वर्ड में बात करता, लेकिन नेटवर्क में एक डर बैठ गया था। बॉर्डर पर एक गार्ड पर हमले की खबर पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क में फैल चुकी थी। दलालों को लग रहा था कि किम पुलिस का बिछाया हुआ कोई जाल है। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि आजाद होने के बाद कोई अपनी मर्जी से वापस नॉर्थ कोरिया आ सकता है। दिन बीतते गए और आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। और फिर 22वीं रात वो हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। बाहर बजरी पर गाड़ियों के टायरों की आवाज आई। हेडलाइट्स बंद थीं ताकि कोई शोर ना हो। किम ने दीवार की दरार से बाहर झांका। बोईबू, नॉर्थ कोरिया की सबसे खूंखार और बेरहम सीक्रेट पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। काले कपड़ों में अफसर हाथों में राइफलें और फ्लैशलाइट्स लिए घरों के दरवाजे तोड़ रहे थे। माँ के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, छुप जाओ। किम तुरंत उस पतली सी दीवार के पीछे घुसा और पैनल बंद कर लिया। अगले ही पल दरवाजा एक जोरदार लात से टूटकर गिर पड़ा। पुलिस घर में घुस आई। दरार से किम देख सकता था। तभी एक पुलिस वाले की टॉर्च उसी लकड़ी की दीवार पर आकर रुक गई जिसके पीछे किम छिपा था। पुलिस वाले ने उंगलियों से दीवार को
खटखटाया। ठक 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 आवाज खोखली थी, मतलब दीवार के पीछे कोई जगह थी। किम का हाथ अपने 8 इंच के चाकू के हैंडल पर कस गया। तभी उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई माँ की शांत आवाज आई, ये चूहे हैं साहिब। अफसर ने नाक से कोड़ी, कुछ बुदबुदाया कि उसका वक्त बर्बाद हो गया और अपने साथी को बाहर चलने का इशारा किया। 30 सेकंड बाद गाड़ियों के जाने की आवाज आई। किम पूरे 10 मिनट बाद बाहर निकला। माँ जमीन पर गिरी हुई थी और इस कदर कांप रही थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दोनों को एक कड़वा सच पता चल चुका था, सीक्रेट पुलिस वापस आएगी और अगली बार वो खोजी कुत्तों को लेकर आएंगे, और जब वो किम को ढूंढ लेंगे तो वो सिर्फ उसे गोली नहीं मारेंगे, वो उसके खानदान के हर एक शख्स को इस दुनिया से मिटा देंगे। किम अपनी माँ को अकेले बॉर्डर पार करने के लिए किसी दलाल के भरोसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से भागने वाली औरतों की कहानी आजादी पर खत्म नहीं होती। चीन पहुंचते ही उनमें से 60% औरतों को इंसानी तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बना लिया जाता है। उन्हें जानवरों की तरह चल पैसों में बेच दिया जाता है। किम ये कड़वी सच्चाई जानता था। वो अपनी माँ को इस खौफनाक दलदल में अकेला नहीं छोड़ सकता था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। रात के 3 बज रहे थे। मोमबत्ती की पीली रोशनी में किम ने अपनी माँ के हाथ अपने हाथों में लिए। उसने वही बात कही जो उसकी माँ पहले से जानती थी, अगर मैं यहाँ रुका तो हम दोनों मारे जाएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो वो पुलिस वाले मेरे पीछे आएंगे। पुलिस उस भूत को ढूंढ रही है जो नदी चीर कर आया था। उन्हें एक बूढ़ी औरत से कोई मतलब नहीं है। माँ ने कोई बहस नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे तानाशाह के साये में गुजारी थी जहाँ उम्मीद करना भी एक जुर्म था। दोनों आखिरी बार गले मिले। किम ने अपनी माँ की बाहों की गर्माहट को, उसके बालों की उस खुशबू को अपने दिल में उतार लिया, क्योंकि वो जानता था कि शायद वो अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। सुबह होने से ठीक पहले किम घर के पिछले दरवाजे से निकला और पहाड़ियों के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। किम 2 दिनों तक जंगलों में भटका। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। दूरबीन से उसने देखा कि नदी के बॉर्डर पर सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा दी गई है। खोजी कुत्ते किनारों पर घूम रहे थे। तेज फ्लड लाइट्स नदी के चप्पे चप्पे को दिन की तरह रोशन कर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी रात चीन की तरफ से एक भयंकर तूफान उठा। आसमान से भारी बारिश होने लगी। बादलों की भयानक गर्जना ने कुत्तों के भौंकने की आवाजों को दबा दिया। तभी आसमान से एक तेज बिजली कड़की और पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट हो गया। बॉर्डर की सारी लाइट्स झिलगिलाईं और बुझ गईं। पूरा बॉर्डर खूब अंधेरे में डूब गया। ये अंधेरा सिर्फ 30 सेकंड के लिए होने वाला था। किम ने एक पल भी नहीं सोचा। वो पहाड़ी से चीते की तरह दौड़ा, कीचड़ में फिसला और सीधा तेज बहाव वाली नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव बारिश की वजह से खूंखार हो चुका था। वो किम को पानी के अंदर खींच रहा था। किम का शरीर महीनों की भूख और थकान से टूट चुका था, लेकिन वो सिर्फ जान बचाने की जिद में हाथ पैर मार रहा था। तभी फ्लैश, पावर वापस आ गई। सर्च लाइट्स अचानक ऑन हो गई और नदी के पानी को चीरने लगी। किम ने एक गहरी सांस ली और पानी के अंदर गोता लगा दिया। उसने खुद को पानी के बहाव के साथ बहने दिया। वो सर्च लाइट की रोशनी से 20 मीटर आगे निकल चुका था। उसके हाथ चीन की जमीन की गीली मिट्टी में सने हुए थे। वो कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा और आसमान की तरफ देखने लगा। 3 हफ्ते बाद साउथ कोरिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किम अपनी फ्लाइट से बाहर निकला, लेकिन वहां उसका स्वागत करने के लिए कोई दोस्त या फूल नहीं थे। गेट पर काले सूट पहने खुफिया एजेंसी के पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने किम के हाथों में ठंडी हथकड़ियां पहना दी। साउथ कोरिया का कानून बिल्कुल साफ है। बिना सरकार की इजाजत के नॉर्थ कोरिया में घुसना नेशनल सिक्योरिटी के तहत एक बहुत बड़ा अपराध है। कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी जान दाव पर लगाकर अपनी माँ को बचाया। 6 हफ्तों तक किम से एक बिना खिड़की वाले कमरे में पूछताछ की गई। वो जानना चाहते थे कि कहीं किम कोई जासूस तो नहीं है। किम का हर बार एक ही जवाब होता, मैं सिर्फ अपनी माँ को बचाने गया था और कुछ नहीं। आखिरकार उन्होंने उसकी बात मान ली। एक बेटा जिसने अपने परिवार के लिए अपनी जान दाव पर लगा दी, वो हथकड़ियों में अदालत में खड़ा था। जज ने दया दिखाते हुए उसे सबसे कम सजा दी, 6 महीने की जेल। साउथ कोरिया की जेल में साफ बिस्तर था, खाना था, लेकिन किम के लिए ये सब मिट्टी के बराबर था। वो हर रात ये सोचकर तड़पता था कि क्या सीक्रेट पुलिस ने उसकी माँ को ढूंढ लिया होगा। हर सुबह वो इसी डर के साथ उठता था। कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं, बस सन्नाटा। सजा के 4 महीने बीत चुके थे। एक सुबह जेल के गार्ड ने किम को फोन पर बात करने के लिए बुलाया। किम ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक दलाल की आवाज आ रही थी, कोई नया दलाल। वो बहुत तेजी से और घबराहट में बोल रहा था, तुम्हारी माँ वो बाहर आ चुकी है। उन्होंने 2 हफ्ते पहले नदी पार कर ली थी। वो चीन पार कर चुकी है। इस वक्त वो थाईलैंड के एक सेफ हाउस में बैठी है और साउथ कोरिया के वीसा का इंतजार कर रही है। किम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके घुटने कांपने लगे। माँ? किम के उस मास्टर प्लान ने काम कर दिया था। दीवार के पीछे छुपकर जो उसने नेटवर्क तैयार किया था, पहाड़ियों से जो कोडेड कॉल्स किए थे, उस सब ने अपना काम किया। मिशन फेल नहीं हुआ था, बस उसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लग गया। सितंबर की एक ठंडी सुबह किम कांगवू जेल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला। सामने गेट पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने एक पुराना कोट पहना हुआ था। किम ने 3 लंबे कदम बढ़ाए और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो दोनों आजाद थे और सबसे बड़ी बात, वो साथ थे। आज भी किम को रात में डरावने सपने
सपने आते हैं। उसे लगता है कि वो आज भी उस दीवार के पीछे फंसा हुआ है और बाहर पुलिस के जूतों की आवाज आ रही है। नॉर्थ कोरिया के दिए हुए ये जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। कुछ निशान जिंदगी भर रूह पर छपे रह जाते हैं। लेकिन हर सुबह सियोल शहर के एक छोटे से किचन में माँ और बेटा आमने सामने बैठकर चाय पीते हैं। वो खिड़की से सूरज को उगते हुए देखते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ महज उम्मीद करने के जुर्म में कोई आपको सरेआम फांसी पर नहीं लटकाएगा। किम कांग हू ने इतिहास में पहली बार मौत की उस नदी को 2 बार पार किया, एक बार नरक से बाहर आने के लिए और एक बार नरक के अंदर जाने के लिए। उसने सैनिकों को चकमा दिया, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और 2 अलग-अलग देशों में जेल की हवा खाई। उसने अपनी जिंदगी के 3 साल और पाई जोड़कर कमाया हुआ हर डॉलर गवा दिया। लेकिन आखिर में उसने वो वादा पूरा कर ही दिया जो एक 20 साल के लड़के ने अपनी माँ से किया था। दोस्तों, मैंने बीच में आपको बताया था कि नॉर्थ कोरिया से भागने वाली औरतों को चीन में इंसानी तस्करी का शिकार होना पड़ता है। ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है 17 साल की शियून की, जिसे आजादी के नाम पर एक अधेड़ उम्र के चीनी किसान को जानवरों की तरह बेच दिया गया था। अगर आप उस खौफनाक सच्चाई और शियून की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगली वीडियो उसी पर होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।